हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सुनिएगा। अबे सावन को छोड़, धूप में भी बरसात होगी। अबे सावन तो छोड़, धूप में ही बरसात होगी। जब तू खुद को पहचानेगा तो खुद से मुलाकात होगी। हर लोगों में अपनी शक्ति होती है। अगर तुम अपने आप को पहचानोगे तो खुद को मुलाकातें होगी। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अंदर आ जाओ। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 10 उपनिवेशवाद और देहात। इससे पहले मुस्कान, तुम अंदर आओ। तो बाहर क्या बैठ गई? जाओ पीछे बैठो, चाइज पर बैठो, गिरेगा वो हिलेगा, देखिएगा। चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात। याद रखेंगे शीर्षक का क्या नाम है हमारा? उपनिवेशवाद। सबसे पहले हम समझते हैं कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। सुनिएगा, उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, और ये औद्योगिक क्रांति खास करके इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ कच्चे माल की बहुत आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल। और जो उत्पादित वस्तु है उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। अब इन दोनों वस्तुओं के लिए वो ऐसे जगह की तलाश करने लगे जहां पर ये आसानी से उपलब्ध हो। अब ये देश कहाँ थे? तो भारत, अमेरिका या अन्य सारे देश, जिसमें आपने देखा होगा कि अफ्रीका महादेश के बहुत सारे देशों पर इंग्लैंड ने अधिकार कर रखा था। क्लियर? वो भारत पर भी आया, भारत पर भी अधिकार किया। पहले तो वह व्यापार की दृष्टि से आया था, व्यापार करने के, लेकिन बाद में वह क्या किया, धीरे धीरे भारत की जब राजनीतिक को समझा, यहाँ के लोगों को समझा, तो उसको लगा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कमजोर है। और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाया और भारत पर अधिकार कर लिया। इन्हीं सब बातों को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या नियम कानून पारित किए, कैसे भारत का शोषण किया, कैसे लूट कर यहां से ले गया, इन सब बातों को देखेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर आप तो पहले भी पढ़ाए थे कि भारत पर कई विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ, तो उन लोग भी तो लूट कर ले गए। देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत से पहले जो भी लुटेरे आए वो लूट करके तो भारत के, जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, ये सब हमारे भारत से लूट करके धन संपदा को ले गए, तो वो भारत के लिए लुटेरे थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो 1206 से लेकर के मुगलों का शासन जब तक रहा, तब तक वो लूट कर नहीं ले गया, क्योंकि भारत में आया, विदेश के लोग थे, शासन किए, लेकिन भारत में ही रहे, भारत में सब कुछ बनाए, वह अपना कुछ ले करके नहीं गया। इससे फायदा क्या हुआ? तो भारत का व्यापार बढ़ा, भारत का कृषि बढ़ा, सब कुछ समृद्ध हुआ। मुगलों के शासनकाल में देखिए, मुगल हमारे देश का नहीं था, वो कहाँ का रहने वाला था? फरगना का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का। लेकिन वह जब आया तो वो कुछ अपने साथ ले नहीं गया वापस। वो आया, यहाँ शासन किया, यहीं रहा, यहीं घर बनाया, यहीं खाया पिया, माने समझिए वो भारत को अपना देश समझ लिया। क्लियर? जो भी बनाया यहीं बनाया, तो इसीलिए वो हमारे लिए लुटेरा नहीं हुए। लेकिन अंग्रेज आया, यहाँ रहा, यहाँ खाया, यहाँ धन संपत्ति लूट करके ले गया। आपने सुना होगा कि एक वायसराय जब बनता था, अंग्रेजों का जो राजा होता था भारत के लिए, जब वो भारत आता था तो अपने अवधि में वो इतना धन यहां से ले जाता कि 7 पुश्त उसको खा लेगा तभी वो खत्म नहीं होगा, इतनी संपत्ति वो ले जाता था। समझ रहे ना? अब समझिए भारत को किस तरह से लूटा उसने। तो अंग्रेजों ने क्या किया? सारा कुछ लूट करके यहां से ले गया। देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे भारत में कोहिनूर हीरा था, वो कौन ले गया? अंग्रेज रखे हुए हैं। भारत का छत्रपति शिवाजी का जो तलवारें थी, सोने की तलवारें थी, किसने ले गया? अंग्रेज ले गए। और बहुत सारी कीमती चीजें यहाँ से लूट लूट करके ले गया। इसलिए अंग्रेज को ना हम लोग क्या कहते हैं? लुटेरा कहते हैं। क्लियर? तो चलते हैं, सबसे पहले भारत में अंग्रेजों का आगमन क्यों हुआ
आगमन के क्या कारण थे, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले एक विदेशी यात्री जिनका नाम था वास्को डी गामा, वो भारत का खोज हुआ और भारत से व्यापार उसका शुरू हो गया। जब भारत से व्यापार शुरू हुआ तो वास्को डी गामा अपनी संपत्ति यानी जितना धन वो लेकर के आया था उसका बहुत ज़्यादा, ऐसे तो कोई किताब 60 गुना कहता है, कोई कहता है 17 गुना, जो भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ कमाए। वो 2 वर्ष भारत में रहा और 2 वर्षों में अपनी जो जहाज में सामान लाया था उसका 60 गुना लाभ कमाया। अब बताइए, 1 रुपया की चीज़ वो कितना में बेच के गया यहाँ से? 60 रुपया में। जब वो वापस लौटा अपने देश पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के अन्य व्यापारियों ने देखा कि अरे भाई, वास्को डी गामा तो भारत से बहुत रुपया कमा लिया। तो वास्को डी गामा के पीछे पीछे अन्य पुर्तगाली भी आ गए। अब जब पुर्तगाल वालों को देखा कि भारत जा रहा है, वहां से बहुत कमा रहा है, तो उसके पीछे स्पेन वाले, फिर उसके बाद फ्रांस वाले, और उसके बाद कौन आ गए? अंग्रेज। लास्ट में अंग्रेज आया था। लेकिन सबसे क्या होता है कि सारे देशों के बीच व्यापार में प्रतिद्वंदिता होने लगी। अब एक ही, जैसे मान लीजिए एक ही ईंख की गांठ थी, पटसन का गांठ था। अब मान लीजिए एक पटुए की जो बंडल होती थी पटसन, उसका अगर फ्रांसीसी लगाता 30 रुपया तो अंग्रेज उसको लगाता 40 रुपया। अब इस कीमत में कोई सकता नहीं था तो अंग्रेज उसको खरीदता। अब एक कमीज अगर फ्रांसीसी बनाया, स्पेन बनाया, पुर्तगाल बनाया और इंग्लैंड बनाया, चारों देश लेकर के आए इसी तरह का कमीज बना करके। पुर्तगाल इसको रखता 10 रुपया, स्पेन उसको रखता 9 रुपया, इंग्लैंड रखता इसको 5 रुपया। अब इससे सस्ता कोई बेच ही नहीं रहा था। तो इन सारे देशों के बीच में कंपटीशन हो गया जिसमें सब हार गया। और कौन जीत गया? इंग्लैंड जीत गया। इंग्लैंड जीत गया तो ये देश ना वापस लौट गए। कौन कौन? तो यहाँ से पुर्तगाल और स्पेन अपना व्यापार को कम कर दिया, क्योंकि वह इंग्लैंड के कंपटीशन में सक नहीं सका, उसका व्यापार सीमित हो गया। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसी अभी भी व्यापार कर रहे थे। अब होता क्या, सुनिएगा। जब व्यापार कर रहे थे, क्योंकि उसके पास ना, इंग्लैंड के पास नए यंत्र 16वीं शताब्दी में, यानी 1750 की बात बता दूं, उस समय नए नए यंत्र का आविष्कार उसके पास हुआ था और वहां औद्योगिक क्रांति फैल गई थी। अब औद्योगिक क्रांति हुई, जहां सभी देश किसे बनाते थे? हाथ से सामान बनाते थे। अब ये मशीन से सामान बनाता था, सुंदर और आकर्षक होता था, सस्ता भी होता था, बर्बादी कम होती थी। तो इसलिए इन सामानों को बेचने के लिए उन्हें क्या चाहिए? अब बाजार चाहिए और उन्हें कच्चा माल चाहिए। तो इसके लिए वो कहाँ आए? भारत। भारत में कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध था। भारत की आबादी उस समय भी ज्यादा थी, अभी भी ज्यादा है और उस समय भी ज्यादा थी अन्य देशों की अपेक्षा। तो उसको यहाँ बाजार भी मिल गया, अच्छा सामान भी बेचने के लिए बाजार, और कच्चा माल भी, प्राकृतिक चीज हमारे भारत में पड़ी थी, तो उसको आसानी से सब मिल गया। यहाँ से वह खरीदने लगा। लेकिन जब भारत में आया और व्यापार करने लगा तो भारत की राजनीतिक उथल पुथल होने लगी। क्योंकि आपने सुना था 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, जो हमने पिछले अध्याय में बताया। और उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो योग्य नहीं थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे योग्य नहीं थे, और पूरा देश 700 छोटे छोटे रियायत में बट गया। बंगाल अलग, बिहार अलग, उत्तर प्रदेश अलग, ऐसे करके छोटे छोटे कितने राजा हो गए? 700, और सब आपस में लड़ने लगे। ये अंग्रेजवा इसका फायदा उठा लिया। अंग्रेज सोचा कि अरे यार, यही तो मौका है कि आपस में लोग यहाँ लड़ रहे हैं, चलो क्यों ना कि हम लोग इसका फायदा उठाएं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? भारत पर धीरे धीरे अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया, यानी कि भारत को उपनिवेश बना लिया। क्लियर? भारत पर क्या कर लिया उसने? अधिकार। कब? तो 1757 में। अब उसका घटना क्या है, थोड़ा सा सुनते हैं, सुनिएगा। पहले तो उसने क्या किया? पहले तो शहर पर गया था। अंग्रेजों का पहला मेन स्कोप क्या था? कि पहले शहर, क्योंकि शहर उस समय धनाढ्य था, धन लूटना उसका काम था, तो शहर। फिर देखा कि शहर को जब लूट लिया तो चलो गांवों में घुस जाते हैं, तो गांव को भी लूट लिया। और जब उसको भी लूट लिया तब कहाँ गया वो? जंगल की ओर। देखिए, बारी बारी से गया है, एक एक नहीं करके, मतलब वो एकाएक सब जगह नहीं पहुंचा। पहले शहर को लूटा, शहर में व्यापार किया, वहां अपना शासन स्थापित किया, वहां के लोगों नियंत्रित किया। जब वहां हो गया तब गांव की तरफ इन किया, और जब गांव की तरफ इन किया तब फिर कहाँ गया वो? जंगल की तरफ। इस अध्याय में हम लोग 2 जगह पढ़ेंगे, एक गांव और फिर जंगल, ठीक है। शहर में क्या होता है वो सब बाद में देखेंगे फिलहाल। लेकिन अभी यहाँ क्या किया उसने? पहला अधिकार उसने, अंग्रेजों ने कहां पर किया? बंगाल पर। आखिर बंगाल पर अधिकार करने के पीछे क्या कारण था, ये भी समझिएगा, सुनिएगा।
बंगाल उस समय ना भारत के सबसे धनी प्रदेशों में एक था। बंगाल उस समय सबसे धनी प्रदेशों में एक था। क्लियर? तो वहां पर अंग्रेज भी अपनी कोठी बनाए हुए था मछलीपट्टनम में, और ये भी क्या कहते हैं इसको, फ्रांसीसी, ये भी अपना कोठी बनाए हुए था, व्यापार कर रहा था। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कहानी कि बंगाल के जो नवाब थे अलवर्दी खान, क्या था उसका नाम, अलवर्दी खान, वह अंग्रेजों से कर्ज ले लिया था। ठीक है, कर्ज लिया था तो इसके लिए उसे व्यापार करने की उसे अनुमति मिला था और वहां व्यापार कर रहा था। चलिए सब ठीक ठाक था। अलवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजदौला वहां का नवाब बना, क्योंकि उसका बेटा नहीं था तो नाती को राजा बनाया, सिराजदौला नवाब बना वहां का राजा। इसी बीच क्या होता है, लगभग 1755 की बात बता दूं, अंग्रेज अपने जो जहां वह सामान रखता था उस जगह का नाम था फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम की किलाबंदी करना शुरू कर दिया। और फ्रांसीसी अपने जहां सामान रखता था उसका किलाबंदी करना शुरू किया, और राजा से अनुमति नहीं मांगा। किसे? सिराजदौला से उसने अनुमति नहीं मांगा, और दोनों अपने मन से किलाबंदी करने लगा। अब ये बात नवाब को अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारे राज्य में रह करके हमसे बिना पूछे हुए किलाबंदी कर रहा है। उसने आदेश जारी किया कि भाई किलाबंदी बंद करो। फ्रांसीसी बात मान गया, वो किलाबंदी का जो घेर रहा था वो छोड़ दिया। लेकिन अंग्रेज बात नहीं माना, अंग्रेज किलाबंदी करते रह गया। क्लियर? ठीक वहीं पर क्या होता है, उसी समय नवाब सिराजदौला का जो ढाका में खजाना था वो खजाना गायब हो गया था, माने राजा के खजाना चोरी हो गया था। तो इनका शक किस पर गया? अंग्रेज पर गया कि अंग्रेज में चुराया है। तो ढाका के खजाना गायब होने का आरोप अंग्रेज पर लगा, और किलाबंदी बंद नहीं करने का आरोप किस पर लगा? अंग्रेज पर लगा। नवाब सिराजदौला अपने सैनिकों के साथ फोर्ट विलियम पहुंचा। वहां पर अंग्रेज के बहुत सारे सेना थे, उस सबको हरा करके और फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करके उसमें वहां पर जो लोग काम कर रहे थे अंग्रेजों के, कुल 146 लोग थे, जिनमें कुछ बच्चे भी थे, स्त्रियां, लड़कियां, औरतें भी थी, कुछ पुरुष थे, कुछ सेनाएं थी। सबको राजा ने क्या किया, काल कोठरी में बंद कर दिया। फोर्ट विलियम का ही एक कोठरी में उसको बंद कर दिया गया, जिसके कारण दम घुटने से उन सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ये थी 1756 की घटना, याद रखिएगा। सन कब था? 1756। अब ये कहानी मालूम होती है किसको? मद्रास में उस समय लॉर्ड क्लाइव जो अंग्रेज का अधिकारी था वो शासन कर रहे थे उस समय मद्रास में जब उसको मालूम हुआ कि भाई वहां पर हमारे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, लॉर्ड क्लाइव एक सेना की टुकड़ी था जिसका नाम था वाटसन, याद रखिएगा, वाटसन थल सेना की टुकड़ी था, उसके साथ वह कहां पहुंच गया? बंगाल आया। और सबसे पहले बंगाल के नवाब जो था सिराजदौला, उसके सबसे करीबी लोग, माने मित्र समझिए उसको, मित्र, जिनका नाम था मीर जाफर से मिला और संधि कर लिया उससे। संधि क्या कर लिया कि भाई जब युद्ध होगा ना, तो युद्ध में अगर तुम हमारा साथ दोगे तो नवाब को हराने के बाद हम तुम्हें राजा बनाएंगे। ये बात नवाब को मालूम नहीं था, ये चुपचाप मीर जाफर और अंग्रेज क्या कर लिया? संधि कर लिया। और 1757 में अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव थे और बंगाल का नवाब सिराजदौला था, दोनों के बीच प्लासी के मैदान में 1757 में लड़ाई शुरू हुई। ऐसे नवाब वहां लड़ा, नवाब बहादुरी से लड़ा, और उसका नेतृत्व कर रहा था मोहनलाल और साथ में मीर मदन, याद रखेंगे। दो व्यक्ति नवाब का साथ दे रहे थे, क्योंकि नवाब के जो सेना थे ना, उसकी जो सेना का टुकड़ी था उसका संचालन कौन कर रहा था? मोहनलाल। और एक सेना का टुकड़ी कौन कर रहा था? मदनलाल कर रहा था। ये दोनों उसका साथ दे रहे थे, किसका? नवाब का। लेकिन वहां पर गलती क्या हुआ कि मीर जाफर के साथ सेना का बहुत बड़ी टुकड़ी थी, क्योंकि मीर जाफर सिराजदौला का बहुत करीबी आदमी था, करीबी यानी उन पर बहुत विश्वास था उनको, तो उनके साथ सेना का बहुत बड़ा टुकड़ा, माने बहुत बड़ी सेना उसके साथ था। मीर जाफर गद्दारी कर दिया, वो जाकर के अंग्रेज से मिल गया युद्ध के समय। इन लोग लड़े बहादुरी से। अब अंग्रेज के पास अपनी सेना, साथ में हमारी सेना, यानी कि नवाब सिराजदौला का जो सेना था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मीर जाफर के साथ कहां चला गया? और हमने कल पढ़ाया था आपको पिछले दिन, यानी कि बताया था कि सेना किसकी बात मानता है?
सेनापति का बात मानता है। राजा से उसका कोई संपर्क नहीं, उसको जो वेतन देता था सेनापति उसकी बात को मानता था। बस वो चला गया किसके साथ? अंग्रेज के साथ मिल गया और पलासी के मैदान में सिराजदौला की हार हुई। ऐसे यहां पर कह रहा है कि वहां पर हारने के बाद वो भाग गया था, कहां? बिहार भाग गए थे। लेकिन फिर भी यहाँ किताब हमारा क्या कह रहा है कि वहां पर मीरन नाम का एक लड़का था, किसका? मीर जाफर का बेटा, जो उसका हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए जो भी था, तो उसमें पलासी के मैदान में नवाब सिराजदौला की हार हुई और वहां उसकी मृत्यु हुई। किसके कारण? तो मीर जाफर नाम का व्यक्ति था, जो राजा का आदमी था सिराजदौला का, लेकिन मिल गया था किससे? अंग्रेजों से। और उसी का बेटा मीरन उसकी हत्या कर दिया। वो जानता था कि अगर नवाब सिराजदौला फिर से अगर कहीं बच गया, वो भाग गया युद्ध मैदान छोड़ करके भी, तो बाद में फिर से सेना को संगठित करके फिर से वो आक्रमण कर सकता है, इसलिए क्यों न पहले इसको ही खत्म कर दिया जाए। तो मीरन जो है नवाब की हत्या कर दिया। तो आपने क्या समझा? सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किसने किया? लॉर्ड क्लाइव, 1757 पलासी के मैदान से। ठीक है, चलिए अब यहां पर कहानी क्या होती है सुनिएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर सबसे पहले बंगाल में ही क्यों? क्योंकि उस बंगाल ना उस समय बहुत धनी प्रदेश था। बंगाल उस समय क्या था? धनी प्रदेश था। जिन प्रदेशों पर उनका धनी था, ज्यादा था, उस पर ज्यादा नजर उसका रहता था। अब चलते हैं, पलासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो आपने अभी क्या समझा कि मीर जाफर जो है वो क्या किया? किससे मिल गया? राजा से, अंग्रेजों से। और अंग्रेजों ने उसे क्या वचन दिया था कि युद्ध में तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें क्या बना देंगे? राजा। तो उस संधि के अनुसार अंग्रेज किसको बना दिया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन वो नाम मात्र का था, वो नाम मात्र का, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। वो अपने मन से कुछ नहीं करता, अंग्रेज जो कहता था वही करता था। वास्तविक शक्ति तो अंग्रेजों के हाथों में थी, माने अंग्रेज के हाथ का वो कठपुतली। वो नवाब नहीं समझिए, केवल मत ठोकबा समझिए उसको, नहीं, बस वो जो अंग्रेज जो कहता वही करता था। चलिए कहानी क्या होती सुनिएगा। कर वसूलने का अधिकार जमींदारों को दिया गया। अब राजा को कर वसूलने का भी अधिकार नहीं दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? ऐसे भी पहले भी कर वसूलने का अधिकार किसको होता था? जमींदारों को होता था। और अभी भी कर वसूलने का अधिकार किसको मिला? अब जमींदार पहले राजा को कर पहुंचाता था, लेकिन अब जमींदार राजा को कर नहीं पहुंचाएगा, अंग्रेज को कर पहुंचाएगा। माने वह जमींदारों को कहा कि आपको जो कर वसूला जाएगा, आप जो कर वसूलेंगे वह कहां पहुंचाएंगे हमको? हमारे जो कंपनी है, कंपनी उसका नाम था, याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज जो आई थी भारत में, वह कोई अंग्रेज नहीं था, वो एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो बाद में देखेंगे कैसे चेंज हुआ है। तो व्यापारिक कंपनी हम पर अधिकार किया था सबसे पहले। ठीक है, तो कंपनी का जो किला था फोर्ट विलियम, वहां पर इस सारे बंगाल के जो जमींदार होते थे, जो कर वसूलते थे, वो जाकर के वहां पहुंचाते थे। लेकिन इसमें भी क्या हो गया कि थोड़ी सी कटौती होने लगी। जो नवाब थे ना, वो ढंग से कर नहीं वसूलते थे, ढंग से कर नहीं जमा करते थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई कर नहीं जमा कर रहा है, तो उसने एक निश्चित रकम लगा दिया कि आपको हर स्थिति में आपको इतना कर देना ही होगा और निश्चित समय के अंदर। ठीक है, मैंने जैसे मान लीजिए कि साल हो गया, एक साल पूर्ण गया, तो आपको 10,000 रुपया कर जमा करना होगा। आप वसूलें नहीं वसूलें, आपको फायदा हो या ना हो, उससे हमको मतलब नहीं। अंग्रेजों ने जमींदारों को कहा अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी, आपकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन जैसे जब्त करने की बात आई तो उसने वहां पर एक शर्त रख दिया कि जो स्त्रियों के नाम की संपत्ति होगी उसको जब्त नहीं किया जाएगा, उसको नहीं छुआ जाएगा। देखिए अंग्रेज थोड़ा सा वहां पर ये बात कर दिया कि जब्त कौन संपत्ति होगी? जो पुरुषों के नाम होगी, और जो स्त्रियों के नाम होगी उसको नहीं जब्त किया जाएगा। अब देखिए क्या होता था कि जो जमींदार होते थे वह अपनी जमींदारी को बचाने के लिए क्या करने लगे। खास करके मैं बता दूं, वहां पर एक घटना घटी, बर्धमान, जो बंगाल में ही एक जिला था बर्धमान। उस जिला के जो जमींदार थे उसने क्या किया, अब कर समय से नहीं दे रहे थे, तो उनको लगा कि अब हम कर नहीं देंगे तो हमारी जमींदारी अंग्रेज क्या कर लेगी? छीन लेगी, तो हम बचे कैसे? तो उसने क्या किया, चाल चल गया अंग्रेजों के साथ। अपने अधिकांश जमीन को, हिस्सा को अपने माँ के नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपनी बेटी के नाम, स्त्रियों के नाम कर दिया, उसने लिखवा दिया। ठीक है, और कर दिया तो थोड़ी हिस्सा अपने पास रखा।
अब अंग्रेज जब आया तो स्वाभाविक था, उसने नियम बना रखा था कि स्त्रियों के जमीन को हम नहीं छुएंगे, उसके हिस्सा को, पुरुषों के जमीन की नीलामी होगी। तो जमींदार का जो कुछ हिस्सा था जमींदारी का, क्योंकि जमींदारों के पास थोड़ी छोटा जगह होता था, बहुत बड़ा जगह होता था, उस शहर में रहता था, बहुत उसके पास संपत्ति होती थी, तो वो छोटा हिस्सा बच जाता था उसके पास, उसकी नीलामी शुरू हुई। अब उसमें भी चाल चलता था, अपने ही आदमी को नीलामी में खड़ा कर देता था, अपने ही नीलामी में अपने लोगों को खड़ा कर देता था। कुछ लोग बाहर से आए नीलामी में और कुछ लोग अपने लोगों को खड़ा कर देता, अब 50-25 अपने लोगों को। अब मान लीजिए बाहर वाला इस जमीन का नीलामी लगा रहा है, जैसे मान लीजिए 500 बीघा जमीन हमारे पास बचा हुआ, इसकी नीलामी का लगाया कोई 1 करोड़, तो जमींदार का ही आदमी लगा देता था 1.5 करोड़, तो दूसरा लगाया 2 करोड़, तो एक बार कह देता था 3 करोड़। जमींदार किसका? जमींदार का ही आदमी होता था जो सबसे ज्यादा बोली लगाता। बोली खत्म, तब अंग्रेज जो कहता कि अरे भाई तुम लोग पैसा जमा करो, तो हमारे पास पैसा है जो जमा करे, हम तो ऐसे ही लगा दिए थे, लो नहीं। अब 2 बार 3 बार ऐसा बोली लगवाता था और उसमें अंग्रेज को लगा कि ये सब चीटिंग कर रहा है हमारे साथ। क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। तो अंत तक क्या करता, जो कम बोली में ही या तो जमींदार को दे देता, या वहां के जो कुछ स्थानीय लोग थे जो आप आगे पढ़ेंगे जिनका नाम था जोतदार के हाथे नीलामी कर दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से जमींदार अपनी जमींदारी बचाने के लिए कुछ चाल चलते थे। लेकिन अंग्रेज भी कहाँ कम वाला था, अंग्रेज समझ गया था कि इस सब चाल किसका है? जमींदारों का है। जमींदारों का जमींदारी ही जब्त कर लिया पूरा, यानी कि बिल्कुल उनको जो सेना रखते थे, क्योंकि जमींदार के पास जमीन होती थी तो उसके संरक्षण के लिए बहुत बड़ी सेना भी रहता था उसके साथ, जब भी चलता था सेना के साथ चलता था। तो उसने क्या किया कि उसने कह दिया कि तुम सेना भी नहीं रखोगे, अब सेना रखने की का समस्या खत्म, और जमींदारों की शक्ति को कम करने के लिए उस पर कड़ा नियंत्रण रखा गया कि आपके पास कर वसूलाए नहीं वसूलाए, आपको सब जमीन का क्या करना है? कर देना है। अब ऐसी स्थिति में उनके पास क्या होता था, देखिए ध्यान लिखा गया, उस समय जमींदारों की स्थिति अच्छी थी और इसके अंदर कई गांव थे, लगभग 400 से ज्यादा गांव रहते थे एक जमींदारों के पास। अब समझिए 400 तनिक नहीं हुआ, बहुत ज्यादा गांव हो गया, नहीं हो गया, 400 गांव ज्यादा होता था। और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने उस पर क्या किया, नियंत्रण करने के लिए चाहे बाढ़ हो सूखा हो जब भी हो आपको देना पड़ता, और नहीं तो क्या कर ली जाती थी, उसकी जमींदारी को जब्त कर ली जाती, नीलामी कर दी जाती थी। नीलामी में जमींदार के लोग ही ऊंची बोली लगाते थे। आगे चलेंगे, जब अंग्रेज देखा कि ये सब चाल चल रहा है तो खुद कर वसूलने का उन्होंने निर्णय लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, खुद कर वसूलने का निर्णय लिया। और जब केवल वहां वर्धमान में जब अंग्रेजी लोग कर वसूलने के लिए गए तो कुल उस समय कब 1798 ईस्वी में लगभग याद रखिएगा 3 लाख से अधिक मामले पेंडिंग मिले, जहां मतलब रिपोर्ट मिला कि इतने लोगों ने अभी तक कर जमा नहीं किया है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि कर वसूलने में थोड़ा सी कोताही की जाती थी, किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने अपने हाथ ले लिया। अब जब अपने हाथ लिया, जब वहां पहुंचे कौन? जमींदार, सॉरी अंग्रेजों के लोग कर वसूलने के लिए, तो राजा जो थे, राजा होते थे सो, और जो जोतदार होते थे वो क्या करते, वहां के लोगों को समझा देते, बुझा देते कि कर नहीं देना है। तो वहां के जो लठधर लोग होते थे, लठधर का मतलब लाठी चलाने वाले लोग, क्योंकि उस जमाने में तो लाठी वाला था, वो स्थानीय लोग जो होते थे वो लोग क्या करते, अंग्रेजवा को कर वसूलने वाले को मार के भगा देते थे। कठिनाई ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के आसानी से हम लोग कर को मतलब टैक्स को दे देते थे, हम लोग भी उसके साथ उस समय भी लड़े। ठीक है, तो वहां के लोग उसको क्या करते, जो लड़धर होते थे, 2-4-10 को मिल गया आकर के मार करके उसको भगा देता था। कर वसूलने वाले बेचारे जान लगा बचा करके भागते थे, ब्रिटिश जमींदार के जो होते थे लोग वो भाग जाते थे, क्योंकि वहां पर लड़धर लोग उनको टिकने नहीं देता, कर वसूलने नहीं देता था। क्लियर? चलिए, अब क्या हुआ कि जब अंग्रेज कर वसूल रहा था, जमींदारी उनकी जब्त कर ली जाती थी, जमींदार सब खत्म होने लगा, तो जमींदार और रैयतदार जो होते थे खास करके, वो देखा कि भाई अंग्रेज की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि सारे लोगों की जमींदारी को जब्त करते जा रही थी। तो अब जमींदार लोग सोचे कि इसकी शिकायत कहां किया जाए, तो ये लोग कहां के हैं? अंग्रेज के हैं। तो अंग्रेजी सरकार के पास पहुंचे, यानी इंग्लैंड पहुंचे, कुछ जमींदार कुछ रैयत कहां पहुंचे, अब कहां पहुंचे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के राजा थे, राजा को जाकर के उन्होंने शिकायत किया, यानी अर्जी किया। क्या किया? अर्जियां,
याद रखिएगा, अर्जी कहते हैं राजा के सामने जो हम लोग बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं अर्जी। वो जाकर के इंग्लैंड के राजा को जाकर के कहा कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है हम लोगों की जमींदारी को क्या कर रही है, जब्त कर रही है, फसल उत्पादन हो ना हो हमें कर देना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में उसको नियंत्रित कीजिए। ठीक है ना, कौन कहा ये बात, जमींदार जाकर के कहा, इंग्लैंड। ये जो बात वहां कही गई इसका नाम रखा गया, याद रखिएगा, पांचवी रिपोर्ट। आपसे पूछेगा कि पांचवी रिपोर्ट क्या है, तो जब जमींदारों को यहां तंग कर रहे थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि राजा नहीं कर रहा था, राजा का आदमी नहीं था, वो कंपनी का आदमी था। एक कंपनी जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है अपने यहाँ, जैसे अभी मान लीजिए टाटा मोटर कंपनी है ना, तो ऐसे कंपनी का आदमी था ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी के लोग यहाँ पर उसको तंग कर रहे थे। तो जमींदार कहाँ पहुंच गए अब, इंग्लैंड, और राजा को जाकर के शिकायत किया, अर्जी किया कि आपके लोग वहां पर हमारे साथ इस तरह के काम कर रहे हैं। इंग्लैंड की सरकार ने अब क्या किया सो समझिएगा, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया जिनका नाम रखा पांचवी रिपोर्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की सरकार जमींदार के कहने पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने के तौर तरीके नियंत्रित करने के लिए पांचवी रिपोर्ट तैयार किया। क्या क्या काम था देखिए, याद रखिएगा, उनमें 1002 यानी कि 1002 पृष्ठ तैयार किया गया, माने कानून का एक लंबा चिट्ठा, तनिक नहीं, देखिए 1002 पन्ना अगर कोई कानून का हो तो कोई तनिक मनिक नहीं हुआ, बहुत बड़ा हुआ। आप किताब देख रहे हैं ना, इसमें 200-250 पन्ना होता है तो कितनी बड़ी होती है, मोटी हो जाती है। और 1000 पन्ना, उसमें सारी बातें, बहुत मोटी बातें, हर एक एक बातों पर बारीकी से उस पर अध्ययन किया गया, और इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया। और कितने पृष्ठ में लिखा गया, कानून को 1002 पृष्ठों में लिखा गया। ठीक है, तैयार किया गया। जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, जो अभी जमींदार और रैयत गए थे उनकी अर्जी को उसमें लिखा गया। भिन्न भिन्न जिलों के जो कलेक्टर होते थे उनके रिपोर्ट को उसमें लिखा गया। राजस्व विवरणी के संबंधित सांख्यिकी तालिका, माने किस तरह से राजस्व वसूला जाए, इसका राजस्व समझ रहे हैं, टैक्स, टैक्स कैसे वसूला जाए, इन बातों को बंगाल और मद्रास के न्यायिक प्रशासन पर लिखित रिपोर्ट दर्ज किया गया। और इन सारे बातों पर, बंगाल और मद्रास में जो अंग्रेजों का शासन था उस समय, मुंबई में जो शासन था, इन शासन को कैसे संचालित किया जाएगा, इस सारी बात अब कौन ले लिया अपने जिम्मे, इंग्लैंड सरकार ले ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, उसको जिम्मेवारी खत्म, अब किसके जिम्मा चला गया सारा काम, इंग्लैंड की सरकार, और कहे कि आपको इस तरह से काम करने होंगे, हमारे जो नियम कानून है, अब हम जो नियम कानून बनाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो अर्जी होने के बाद, लेकिन इसमें याद रखेंगे इसमें थोड़ी सी कमी हो गई, रिपोर्ट में थोड़ी कमी थी। क्या कमी थी सुनिएगा, पांचवी रिपोर्ट की कमी, रिपोर्ट लिखने वाली जो कंपनी थी, कुप्रशासन अर्थात जमींदार की संता के पतन का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण दिया। माने उन्होंने कहा रिपोर्ट में जमींदार ही गया था शिकायत करने, अर्जी लगाने, और जमींदारी को हटाने का उसमें विवरण दे दिया कि भाई जमींदारी प्रथा जो है ना वो गड़बड़ है, उसको हटाइए। नहीं हुआ। अब मान लीजिए हम ही गए शिकायत लेकर के, हमरे ही बात को वो वहां पर हटा दिया, ये थोड़ी सी उसकी कमी हो गई। इतना ही नहीं, साथ में जमीन की नीलामी के समय जो जमीन के बेचने किए गए हथकंडे अपनाए गए थे उसका भी उसमें वर्णन किया गया। जो कौन, जमींदार लोग जो जमीन को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे, कि पत्नी के नाम कर देता था, तो माँ के नाम जमीन कर देता था, अपने लोगों को खड़ा कर देता। ये सब रिपोर्ट कहाँ पहुंच गया, तब तक जमींदार गया, साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी भी भेज दिया कहाँ, इंग्लैंड की सरकार को, कि हमारे साथ जमींदार लोग इस तरह का चीटिंग करता है। तो उस सब बात को कहाँ लिख दिया गया, रिपोर्ट में, और कहा कि जमींदार जो है ना वो गड़बड़ करता है, जमींदारी को जमींदारी छीन। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, जो जमींदार लोग वहां गए और शासक से जब कहा, यानी इंग्लैंड के राजा से कहा, तो उन्होंने एक पांचवी रिपोर्ट तैयार की, उसमें कुछ कमियां भी थी लेकिन रिपोर्ट भेजा गया। अब पढ़ते हैं हम लोग, जोतदार कौन होते हैं समझेंगे। देखिए, जोतदार भी एक बहुत ताकतवर लोग होते थे। जैसे शहर में जमींदार होते थे, उसी तरह से गांव में एक व्यक्ति होता था जिनका नाम था जोतदार। अब ये पता कैसे चला सुनिएगा। जब अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार मिला, अंग्रेज जब कर वसूल रहे थे, तो उन्होंने कर वसूलने के क्रम में जब बंगाल पहुंचे तो देखा कि कुछ लोगों के पास काफी धन पड़ी हुई है, कुछ लोगों के पास काफी धन है, काफी धनाढ्य लोग हैं। पता लगा कि भाई इसके पास ऐसे धन आया कैसे, तो मालूम पड़ा कि इनके पास जुताई के बहुत सारे जमीन है, एकड़ का एकड़ जमीन का प्लॉट है, बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट, ठीक है ना, उसके पास बहुत धन दौलत। इतना ही नहीं, वहां के व्यापार जो होते थे उस पर भी उसका नियंत्रण, यानी वो अमीर आदमी गांव का होता था, वो जोतदार कहलाता था।
क्लियर है? जमींदार होते थे वो कहाँ होते थे? शहर में होते थे। उनके पास 400 गांवें होती थी और इन गांव में याद रखेंगे जमींदार इतना पावरफुल नहीं होता था, लेकिन ये भी ज्यादा पावरफुल होते थे, ऐसा नहीं कि कमजोर होते थे। गांव में बड़ी बड़ी जमीन की टुकड़ियां इसके पास होती थी और ये खुद खेती नहीं करते थे। इनके जमीन पर कोई दूसरे लोग खेती करने के लिए आते थे, ठीक है, और बटाई पर खेती करते थे। यानी आधा हिस्सा जो अभी होता है कि उत्पादन कोई करेगा और आधा उसका उत्पादन हमको मिलेगा, जमीन वाले को, तो इनको मिलता था। व्यापार पर इनका नियंत्रण, गरीबों पर इनका नियंत्रण, गांव में इनका वैल्यू होता था, मूल्य होता था, ठीक है ना। अंग्रेजों को लगा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है रे, इसका नाम रख दिया क्या? जोतदार। ये कहां थे? बंगाल में, याद रखेंगे कहां थे ये? बंगाल में जोतदार, ठीक है। और बंगाल में एक जिला था, बंगाल में एक जिला था जिनका नाम था मीनादपुर। मीनादपुर जिला, शायद वही नाम याद में नहीं कंफर्म है, लेकिन मीनादपुर जिला था। उन्हीं जिला में ये लोग मिलते थे, ठीक है ना, जिनके पास ज्यादा जमीन था। आपसे पूछेगा कि भाई जोतदार कौन थे, तो याद रखेंगे जोतदार कौन हुए? तो गांव में, किसी गांव में जिन व्यक्तियों के पास ज्यादा जमीन होती थी, एकड़ का एकड़ प्लॉट होता था, तो इनको क्या कहा गया? जोतदार कहा गया। इनका अधिकांश भूमि बटाईदार पर खेती करते थे, माने लोग दूसरे को जोतते थे और उत्पादन का आधा हिस्सा इनको मिलता था। साथ ही इनकी शक्ति जमींदारों से कमजोर नहीं थी। जमींदार शहर में मजबूत था, लेकिन गांव में कौन मजबूत था? जोतदार। और ये डरते भी नहीं थे, जमींदार को कर देने से भी रोकते थे कि जमींदार को कर नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि जमीन हमारी है, कर हम वसूलेंगे, ठीक है ना, ऐसा ये लोग कहते थे। और जमींदार से डरते भी नहीं थे। चलते हैं अंग्रेजों की लगान व्यवस्था। अब देखते हैं कि अंग्रेज जब भारत पर लगान व्यवस्था शुरू की, तो लगान व्यवस्था, कर वसूलने का काम जो किया, तो उन्होंने 3 तरह का लगान लगाया। याद रखेंगे भारत में अंग्रेजों ने कितने प्रकार के कर लगाए? 3 प्रकार के। और सब एक जगह नहीं लगाया, माने अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियम कानून। अब जैसे देखिए, पहला था हमारा अस्थाई भूमि व्यवस्था। अस्थाई भूमि व्यवस्था, अभी आपने क्या देखा? अभी पढ़ रहे थे हम लोग बंगाल की कहानी, तो पहले बंगाल से ही चलते हैं। बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब वाइसराय बनकर के आया, तो जमींदार जो वहां पर थे, अभी पूरा जमींदारी छीनी नहीं गई थी, क्योंकि कर वसूलने का काम जो अंग्रेज जाते थे, तो वहां के लोग उसको क्या करते थे? मार करके भगा देते थे। तो अब इसके पास भी मजबूरी थी, अंग्रेजों के पास, कि भाई अगर हम अपने आदमी को भेजते हैं तो वहां के लड़धर लोग क्या करते हैं? मारते हैं। तो जमींदार से ही कर वसूलाया जाए। अरे कमो बेश तो देता है ना जमींदार जी, और हमारा आदमी जाता है तो मारता है वहां के लोग, तो चलो जमींदार से ही कर वसूला जाए। तो जमींदार को रखा, क्लियर, जमींदारी अभी पूर्णतः छीनी नहीं गई। अब जमींदार पर कैसे नियंत्रण रखा जाए? तो उसने क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, मैं बता दूं, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, उनको कहा गया कि भाई कैसे, बहुत मतलब अंग्रेजों का एक उच्च अधिकारी समझिए ही था, ज्ञानी आदमी था, उसको बंगाल का निरीक्षण करने के लिए भेजा कि पता लगाओ, एक दिमाग लगाओ कि यहां से कैसे कर वसूला जाए। कौन भेजा ये बात? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन भेजा ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो आया, 86 में आया, और 89 थी, सॉरी, पहले आया और बाद में 86 में उसने क्या किया, नहीं गलती, सॉरी गलती हो गया हमसे, 1786 में वो आया था, और 1789 में, यानी 3 वर्ष वो बंगाल में पूरा घूम घूम करके पूरी बात को सोचा, जांचा, जांचने के बाद रिपोर्ट तैयार किया, और रिपोर्ट तैयार करके कॉर्नवालिस को दिया। और कॉर्नवालिस किसको भेजा? अंग्रेज सरकार को भेजा कि जमींदारों पर अगर कर नियंत्रण रखना है तो हमें क्या करना होगा? अस्थाई तरीके का कोई नियम बनाना होगा। अस्थाई तरीके का कोई नियम बनाना होगा। तो क्या कहा? तो वहां से एक रिपोर्ट तैयार किया गया कि हर 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए एक कानून पारित कर दिया गया। अब जमींदारों को एक निश्चित रकम आपको देनी थी, और वो भी एकदम शाम के समय। जैसे मान लीजिए आज तारीख है, आज कितनी तारीख? 17 तारीख। 17/6 को सूर्यास्त के समय जमींदारों को आपको कर देना है, ये नियम था रिपोर्ट में, ठीक है। वो रिपोर्ट जमींदार की जो जमीन होती थी, जो किसान की जो जमीन होती थी, उस पर सब पर लिखा रहता था कि कितना कर देना है, और वो सूर्यास्त के समय देना तक जमा कर देना है। उसको कहा गया सूर्यास्त नियम। आपसे पूछेगा सूर्यास्त नियम क्या है, तो अंग्रेजों ने जमींदारों से या किसानों से कर वसूलने के लिए एक नियम लगाया कि अमुक तारीख के शाम तक आपको जमा करना है, सूर्य के अस्त होने से पहले। अगर आप सूर्य के अस्त होने के बाद अगर उसी तारीख को जमा करते हैं तो आपको वह जमीन
छोड़ना पड़ेगा, आपका कर मान्य नहीं होगा। माने नियम एक टाइम के अंदर में आपको जमा करना था। अब एकदम समझिए कठोर कानून हो गया, नहीं हो गया कि अगर आप उस तारीख तक अगर आपके पास पैसे नहीं आए तो अब कर नहीं जमा हो सकता आपका। और कर नहीं जमा होता था क्या होता, जमीन आपकी छीन ली जाती थी। तो वहां पर बंगाल में अस्थाई भूमि व्यवस्था, याद रखिएगा, पूछता है आपसे कि अस्थाई भूमि व्यवस्था कहां लागू की गई, बंगाल में। कैसे, तो जमींदारों से कर वसूलने के लिए 10 साल का एक ठेका दिया गया कि भाई तुमको हम 10 साल तक लगातार हम इतने कर लेंगे, चाहे जमीन में खेती हो, बंजर हो जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम कर वसूलो या नहीं वसूलो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तुमको अगर अपनी जमींदारी बचानी है तो हर साल हर समय के अनुसार तुमको इतना कर आकर के कंपनी को सौंपना पड़ेगा। ये कहलाई अस्थाई बंदोबस्त। ये कहां व्यवस्था थी, बंगाल में। अब चलते हैं, दूसरा था रैयत बारी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है मुंबई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी जगह थी, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार तो सब जगह था ना, मद्रास में भी था, मुंबई में थी, तो वहां पर जो लगान था, किसान और कंपनी के बीच सीधा इकरारनामा होता था, ठेका, यानी किसान, ठीक है, और कंपनी का आदमी सीधा जाकर के और इकरारनामा करते थे कि हमको इस समय आज इतना कर देना है, इस साल का, तो उतना कर देते थे। और ये समय के समय बदलता रहता है, जैसे आज भी बदलता है, कल माने अगले दिन अगले साल जो होता था वो बदल जाता नियम। अस्थाई बंदोबस्त में 10 साल के लिए बिल्कुल निश्चित, अच्छा उत्पादन होगा तो भी, खराब होगा तो भी, उसे कोई मतलब नहीं, आपको उतने लगेगा। लेकिन ये रैयत बारी में क्या था कि हर साल वो टैक्स का अलग निश्चित हो निकम होता था। इस साल जितना उत्पादन हुआ तो उसके हिसाब से, अगले साल कम हुआ तो कम के हिसाब से, अगले साल ज्यादा हुआ तो ज्यादा के हिसाब से, यानी हर साल अलग अलग नियम। और किसके साथ होता था, तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी और किसान के बीच एक इकरारनामा होता, इतना कर जमा करना है तो उतना लोग जमा करते थे। लेकिन देखिए इसमें व्यवस्था में कुछ कमी थी। क्या कमी थी, कि लगान बदलते रहता था। अब लगान बदलते रहेगा निश्चित तो है नहीं, तो पहली बात तो जिस साल उत्पादन अगर किसान ज्यादा मेहनत करके कर दिया, ज्यादा मेहनत से किसान अगर कर दिया तो उनको ज्यादा कर देना पड़ता था। अब किसान को लगता था यार मेहनत करेंगे हम, कर उसलेगा वो, छोड़ दो, मेहनत करने की क्या जरूरत है, जो ही उत्पादन होगा बाप बाप करेंगे हम, खाएगा वो कौन जा। अब किसान न खेती से मन टूट गया था, क्योंकि आप मेहनत करिएगा, उत्पादन हुआ तो ज्यादा कर कौन ले जाएगा, अंग्रेज वाले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसानों का मन टूटने लगा, खेती वो लोग छोड़ने लगे। एक कमी ये थी। दूसरी कमी क्या थी, कि सरकार तो निश्चित किया नहीं कि कितना तुमको कर देना है। अब मनमाना ढंग से, अब जो अंग्रेज के अधिकारी या जमींदार के लोग जो भी आते थे वो मनमाना ढंग से किसान से कर वसूलते थे, और नहीं देने पर जातियां करते थे। अगर निश्चित हो जाता, मान लीजिए कि हर लोगों को इतनी जमीन तो इतना कर देना है, तो उतने ही देते ना। लेकिन वहां तो कोई नियम ही नहीं है, सीधा कंपनी के आदमी एक एक किसान के साथ अलग अलग जाकर के बात करता था कि तुमको देना होगा इतना कर। उत्पादन हुआ कम या ज्यादा उसे मतलब नहीं, वो कह दिया कि तुमको इतना कर देना है तो उतना देना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति में ना किसान की स्थिति क्या होने लगी, भरोसा टूटने लगा, खेती से मन उबने लगा कि भाई हम खेती करेंगे, किसान कंपनी का मन होगा कि ज्यादा कर वसूलें तो कर वसूलबे करेगा, और नहीं वसूलें देंगे तो मारेगा पीटेगा, नहीं करेगा, साथ ही साथ हमारी जमीन को जब्त कर लेगी, तो हम क्यों खेती करें, परेशान क्यों हो, नहीं। और ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता था कि उनको जमीन को बचाने के लिए, जब नहीं होता था फसल उत्पादन, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, तो ऐसी स्थिति में वो अपने जमीन को बचाने के लिए महाजन से कर लेते थे, तब जाकर के जमा करते थे। और ये व्यवस्था कहाँ थी, तो याद रखेंगे मुंबई और मद्रास में, तो इसमें कमी थी। तीसरी लगान व्यवस्था थी उनकी महालवारी प्रथा, याद रखेंगे। तो अंग्रेजों ने कितनी प्रथा लगाई हमारे यहाँ, 3, अस्थाई, रैयत और महालवारी प्रथा। ये क्या था समझिएगा। महाल का मतलब होता है महालवारी, महाल किस शब्द से बना है, महल या घर, महल या घर। इसके अंतर्गत लगान का समझौता कंपनी और गांव के महाल के मध्य होता था। देखिए उस पहला वाला में ठेकेदार होते थे, जमींदार, वो करते थे। दूसरा वाला में किसान के साथ डायरेक्ट होती थी। अब इसमें किसान के साथ नहीं होता था, इसमें गांव के एक महाल होते थे, प्रधान समझिए, गांव का जो एक, जिसको अभी अभी आपने क्या पढ़ा, जोतदार जिसको कह सकते हैं आप। तो गांव का जो एक प्रधान होता था महाल, उसके साथ कंपनी का आदमी जाता और कह देता था कि गांव का सारा कर वसूलना तुम्हारी जिम्मेवारी, दे दिया। अब
वो महाल जो है गांव के लोगों से कर वसूलते थे, तो इसको कहा गया महालवारी व्यवस्था। ये कितने सालों के लिए लागू होती थी? तो 20 से 30 वर्षों तक के लिए लागू की गई थी। माने ये भी बहुत अस्थाई ही था, लेकिन 20 से 30 वर्षों का। लेकिन किसान के साथ डायरेक्ट नहीं, जमींदार नहीं, गांव के महाल, ठीक है। और इसमें क्या होता था, इसमें भी कर बदलते रहता था। तो कर बदलता किसान के साथ नहीं, किसके साथ? महाल के साथ। देखिए तीनों में 3 रंग का था, एक में जमींदार के साथ, एक में किसान के साथ, और एक में गांव के एक व्यक्ति के साथ। वो पूरे गांव का हुआ वसूलता, और जमींदार 400 गांव का वसूलता, और किसान से डायरेक्ट होता नहीं होता। तो इसीलिए इसका कहा गया महालवारी प्रथा। और ये कहाँ थी? तो याद रखेंगे हमारे बिहार में, पंजाब में, इधर राजस्थान, गुजरात में ये महालवारी प्रथा व्यवस्था थी, याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा जगह का नाम। रैयतवारी व्यवस्था जो थी, रैयत यानी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी को ही रैयत कहा गया, वो कहाँ था? तो बंगाल में। इसके बाद नहीं सॉरी, रैयतवारी व्यवस्था थी कहाँ? मुंबई और मद्रास में। और अस्थाई भूमि व्यवस्था कहाँ थी? बंगाल में। और महलवारी व्यवस्था कहाँ थी? तो बिहार, राजस्थान, गुजरात में, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं। और अलग अलग किसानों के लिए ध्यान देंगे, अलग अलग किसानों के साथ न होकर के गांव के एक, मतलब क्या करते थे, गांव के एक साथ सबको जुटा करके एक बार ये कानून पारित कर दिया जाता था, और गांव के जो महाल होते थे वही कर वसूलते थे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम लोग देखेंगे बाकी दूसरे वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।